हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ बिजनेस इंग्लिश बीकॉम पार्ट 3 यानी एनुअल मोड के। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास बिजनेस इंग्लिश का सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है और आपको नहीं पता कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से करना है, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उनके आंसर्स के साथ ब्रीफ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं विशाल और आपका हमारे चैनल जसमीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिजनेस इंग्लिश में, जो कि है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंग्लिश, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस विद टाइप्स। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या। तो बिजनेस इंग्लिश, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बिजनेस इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश तो नॉर्मली आपने 10th 12th बाकी आप फर्स्ट क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट जो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस इंग्लिश क्या चीज़ है। एज द नेम सजेस्ट, नाम के आगे बिजनेस वर्ड लग गया, तो यानी ऐसी इंग्लिश जो बिजनेस में यूज़ की जाती है, आपके बिजनेस वर्क प्लेस में यूज़ की जाती है। तो किस तरह की इंग्लिश है? इंग्लिश तो हमारी वही होती है जो हम बोलते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ अलग तरह से जो है वे ऑफ टॉकिंग हमारी इसमें होती है। तो बिजनेस इंग्लिश की अगर मैं एक ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बाकी इसकी डिटेल्ड जो समरी है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर जो है आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस इंग्लिश क्या होती है? बिजनेस इंग्लिश का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंग्लिश फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंडक्टिंग बिजनेस एट वर्क प्लेस। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश की स्टडी करना जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस के लिए किसी भी वर्क प्लेस में, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, मुझे कम्युनिकेट करना है बायर से, तो किस तरह से हमें एक वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, किस तरह से अगर आपका खुद का ऑफिस है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके मैनेजर्स हैं, तो किस तरह से हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो बिजनेस इंग्लिश कहलाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट, ऑब्वियसली आप कॉमर्स के स्टूडेंट ही हैं, 12th में आपने 11th में कॉमर्स ही किया होगा, तो अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को आपको समझाना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको यहाँ पर 6 जो है स्टेप्स नज़र आएंगे किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो पहला कम्युनिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो शुरू होता है सेंडर से। सेंडर कौन होता है? जो आपको मैसेज देना चाहता है। जैसे कि मैं आपको बिजनेस इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं कौन होंगे? सेंडर। आई एम द सेंडर। तो सेंडर कौन होगा? वो पर्सन जो आपको अपना मैसेज बताना चाहता है, वो सेंडर है। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो भी सेंडर है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यानी फॉर्म ऑफ मैसेज, प्रेजेंटेशन क्या है, क्या बात आपसे वो कहना चाहता है, उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। और मीडियम, मीडियम का मतलब होता है कि किस तरह से आपको आपसे वो बात करना चाहता है। जैसे पानी का मीडियम क्या होता है? पाइप। पानी जो है पाइप के थ्रू जो है नलों में आता है, वो पाइप उसका मीडियम हो गया। ऐसे टेलीफोन के थ्रू आप बात कर सकते हैं, तो टेलीफोन आपका मीडियम हो गया। मैं यहाँ पे वीडियो के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ, तो वीडियो जो है मेरा मीडियम हो गया। तो मीडियम का मतलब होता है कि आपका मैसेज किस तरह से रिसीवर तक पहुँचेगा, वो मीडियम कहलाता है। उसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी जो भी मैंने आपको बात बोली है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है उस बात को समझने का। कई बार कईयों को वो बात समझ में नहीं आती, कईयों को समझ में आ जाती है। तो डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी आपकी बात सुन रहा है, वो उस बात को किस तरीके से, किस वे में सुन रहा है। हो सकता है वो उस बात गलत मतलब निकाल सकता है, हो सकता है जिस मतलब से आप उस बात को समझाना चाह रहे हैं उसी वे में वो उस बात को समझ चुका है। डिकोडिंग कि आपके मैसेज को किस तरह से उसने अपने दिमाग में बिठाया है और उसको उसने इंटरप्रेट किया है। रिसीवर, रिसीवर रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स योर मैसेज। एक ऐसा बंदा रिसीवर होता है जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है। फीडबैक, फीडबैक, अब आपने तो अपनी इतनी बात कह दी, अब रिसीवर आपको फीडबैक देगा। यानी जो भी, अगर आप मान लो मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखोगे, नहीं पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में अच्छा नहीं लिखोगे, तो वो आपका फीडबैक होगा। तो फीडबैक यानी ऑब्वियसली आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो आप कमेंट में सिर्फ पॉजिटिव ही फीडबैक देना। तो यहाँ पे सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या बैरियर आ जाता है,
बहुत सारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, इसका एक क्वेश्चन अलग पेपर में आ सकता है। तो नॉर्मल यहाँ पे जो बैरियर होता है वो बीच में, अगर मैं यहाँ पे एक बैरियर लिख दूँ, नॉइज़ किस तरह हो सकती है। मान लो यहाँ पर आप फ़ोन कर रहे हो किसी के पास, तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे या फिर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो फेल हो जाता है। कई बार सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स भी पूछे हैं क्वेश्चन में कि कम्युनिकेशन किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो पहला कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है आप टॉक करके, बात करके कम्युनिकेट करते हो, नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हालांकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन मैंने उसको अलग कैटेगरी में डाला हुआ है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह से ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें आप अगर रिटन ना भी यूज़ करो तो भी इसको नॉन वर्बल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आप साइन का यूज़ कर सकते हो, साइन लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे कि कई लोग जो बोल नहीं पाते उनके लिए साइन लैंग्वेजेस होती है, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि वो लिख भी नहीं पाएंगे इन केस। काइनेसिक्स भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। एग्जाम में काइनेसिक्स के ऊपर बहुत बार शॉर्ट नोट्स आते हैं। उसके बाद हमारा रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिटन कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो काम होते हैं, ज़्यादातर क्या मैक्सिमम सारे के सारे काम रिटन कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकते। कोई भी एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑफिस के काम हो, तो विदाउट रिटन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन बिजनेस इंग्लिश में जो एग्जाम में आ सकता है। ये मैंने फिर आपको बहुत शॉर्ट में इसको समझाया है। इसकी डिटेल्ड आंसर जो है आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है बिजनेस इंग्लिश के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतानी ज़रूरी है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और दबा दें बेल आइकन को, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को पसंद आपको आया है तो इस वीडियो को भी लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी बहुत नाजुक, हिंदी में अगर बात करें तो जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है? जेंडर को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं। क्या वो जेंडर सेंसिटिविटी होती है? तो कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे लोग जो जेंडर को लेकर ज़्यादा स्टीरियोटाइप होते हैं या उनसे भेदभाव करते हैं, तो उसको हम जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो जेंडर सेंसिटिविटी के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स आपको बता रहा हूँ। तो पहला टाइप यहाँ पे जो जेंडर सेंसिटिविटी का है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है अपने दिमाग में एक छाप छोड़ देना, कि उसको चेंज ही नहीं कर देना। कहते हैं ना कि इसने तो ब्रेन वॉश कर दिया है किसी का। ब्रेन वॉश का मतलब क्या होता है कि किसी की भी बात वो सुनने को राजी नहीं है, जो उसके दिमाग में है वही उसके दिमाग में चलता रहेगा, चाहे कोई उसको लाख समझा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है फिक्स्ड वे ऑफ परसीविंग पीपल और सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को, पीपल या किसी भी बंदों को एक ही तरीके से, एक ही नज़रिए से देखना, वो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक फेमिनाइन है और एक मैस्कुलाइन है। दोनों क्या चीज़ होते हैं? फेमिनाइन का मतलब होता है जो फीमेल सेंसिटिविटी, फीमेल स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, जो फीमेल को लेकर बड़े वो होते हैं कि औरतें जो समाज में कुछ नहीं कर सकती, औरतें बेकार हैं। लेकिन सिर्फ औरतों को स्टीरियोटाइप नज़रों से नहीं देखा जाता। जो मेल है, मेल बॉडी जो मेल है, उनको भी स्टीरियोटाइप नज़रों देखा जाता है। उसको मस्कुलाइन कहते हैं। अरे तू तो मर्द है, तू क्यों रोता है, तुझे रोना नहीं चाहिए, तुझे रोने का कोई हक नहीं है, तेरे तो कोई बॉडी भी नहीं है, तो मस्कुलिन नहीं है। तो स्टीरियोटाइप सिर्फ औरतों में नहीं होता, जेंडर स्टीरियोटाइप मर्दों में भी देखा जाता है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो अगर औरतों के नज़रिए से तो फेमिनाइन कहलाता है, नहीं तो मैस्कुलाइन कहलाता है। तो एक फेमिनिस्ट पर्सन कौन होता है? फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटी से देखा जा सकता है, कि जितना अपॉर्चुनिटीज़ मैन को दी जाती है उतनी अपॉर्चुनिटी वुमेन को भी दी जाए, उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक जेंडर सेंसिटिविटी का एक टाइप और आता है, और वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें है प्रेजुडिस और ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन। तो अगर हम उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं,
जिसमें हम अलग अलग लोगों को अलग अलग वे में ट्रीट करते हैं। प्रेजुडिस का ही मतलब होता है कि जजमेंटल हो जाना, किसी के बारे में कुछ और ही सोच लेना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, 2 से तो ज़्यादा ही होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 मेन लिखे हैं। पहला है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है प्रोफेशनल ड्रॉबैक एट्सेट्रा। फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि जो वुमेन हैं उनको या तो कम सैलरी पे रखना, उसको फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर आप सेम पोस्ट पे हो, एक मर्द है और एक औरत है और दोनों सेम पोस्ट पे है, तो आप औरत को कम सैलरी दे रहे हो और मेल को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो। प्रोफेशनल ड्रॉबैक का मतलब होता है कि आप प्रमोशन नहीं दे रहे हो, उसको भी इतना टाइम हो गया जॉब करते करते जितने एक मेल कैंडिडेट को हो गया है। उसके बाद आता है ग्लास सीलिंग। ये एक आर्टिफिशियल इनविजिबल बैरियर होता है, खासकर ये वुमेन के लिए होता है आर्टिफिशियल इनविजिबल बैरियर, कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। अगर किसी ऑफिस में ज़्यादातर अगर वो काम करे, लेकिन आजकल जो है 21st सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं, जेंडर गैप भी धीरे धीरे जो कम होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें के भी अब ड्रॉबैक भी हैं, इनके कुछ ड्रॉबैक तो है ही क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं हैं, तो लेकिन आजकल इनमें बहुत धीरे धीरे सुधार आते जा रहे हैं। उसके बाद हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे देश में एक कलंक है। हमारे देश में क्या, किसी भी अगर देश में की बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ऑफिस में होता है ज़्यादातर। तो इट इज़ एन अनवारंटेड डायरेक्ट असॉल्ट ऑन अ पर्सनस डिग्निटी, उसकी डिग्निटी पर सीधा असॉल्ट कर देना कि वो सेफ एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते। कई लोग अपने जॉब को बचाने के चक्कर में भी सेक्सुअल हैरेस होते हैं। तो ये था हमारा एक जेंडर सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ द कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव। अब बिजनेस इंग्लिश का नाम ही है कम्युनिकेट करना। अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आप रिसीवर और सेंडर के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके से जो है आप ऑफिस में काम कर पाएंगे और क्या क्या बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएं, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ द कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ या जो भी सेंडर रिसीवर से बात कहना चाह रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से पहुँच चुकी है, तो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन कई बार कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो उसके क्या क्या बैरियर्स हैं, पहले उन बैरियर्स को समझते हैं। तो पहला बैरियर है हायरार्किकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये बैरियर रिलेटेड होता है लेवल्स से, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, प्लेटफॉर्म एरिया होता है, जिसमें अलग अलग लेवल्स के जो लोग हैं जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे 2 तरह के लेवल से करते हैं, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड का मतलब होता है जब जो कम्युनिकेशन वे है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी मैनेजमेंट लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप की तरफ जाता है, और डाउनवर्ड होता है टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर और लोअर से प्लेटफॉर्म। तो ये एक बहुत हायरार्किकल का मतलब होता है कि कोई भी सीक्वेंस में जो चीज़ जाती है उसको हायरार्किकल बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है। अब आपको बात करनी है चीफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से, तो डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बात कर सकते हैं डायरेक्ट, तो उसके लिए आपको एक लेवल से गुजरना पड़ेगा, नीचे से ऊपर एक क्लर्क के पास जाना पड़ेगा, या सॉरी एक मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो आपके बात आगे पहुंचाएगा, फिर वो बंदा उसके बाद और आगे पहुंचाएगा, तब जाके आपके बात या मैनेजर से या पीएम से तब जाके हो पाएगी। तो ये एक बैरियर है जिसमें एक टाइम बहुत लगता है वहाँ तक आपकी बात पहुँचने में, और एक वे ऑफ टॉकिंग भी वहाँ पर जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो बदल जाती है। आगे साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल यानी आपके जो मेंटालिटी है उससे रिलेटेड बैरियर होता है कि कई बार जो है आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन आप अलर्ट नहीं हो, बात नहीं सुनना चाह रहे हो, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। या आपके मन में एक फियर है कि आपको जॉब आपकी चली ना जाए अगर मैं बॉस से किस तरह से बात करूँगा, क्या उससे प्रमोशन की बात करनी चाहिए, क्या उससे सैलरी हाइक की बात करनी चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर एक माइंड में होता है। उसके बाद आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक यानी लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर होता है कि आप अगर साउथ से हो और आप नॉर्थ चले गए, नॉर्थ इंडिया में, तो आपको हिंदी बोलने में परेशानी हो सकती है, तो एक सिमेंटिक बैरियर है। नॉर्थ से आप साउथ में चले गए तो आपको वहाँ की भाषा में
दिक्कत हो सकती है, कई लोगों को तो एक सिमेंटिक बैरियर हो जाता है, तो वो भी एक बैरियर है। उसके बाद हमारा फिज़िकल बैरियर नॉइज़ अभी हमने जब कम्युनिकेशन प्रोसेस में बात की थी तो उसमें भी एक नॉइज़ एक बैरियर था। तो नॉइज़ लाइक बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है या फिर पुअर कनेक्शन हो गया है तो उसको नॉइज़ कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। अगर ये बैरियर्स हैं तो उन बैरियर से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला तो हमें 3M अप्रोच को अपनाना चाहिए, यानी विद द हेल्प ऑफ 3M अप्रोच, माइंड, मीडियम एंड मैसेज, तो वी कैन रिमूव दीज बैरियर्स। तो हम इन बैरियर्स को हटा सकते हैं। तो 3M अप्रोच क्या है? 3M माइंड, मीडियम और मैसेज। तो माइंड में क्या क्या होता है? एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड से उसकी बात सुने। सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने जो बात की है, सामने वाला सुनने वाला और आपको मैसेज देने वाला, दोनों में आपस में सेटिस्फैक्शन रहे, यानी वो अपनी एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हैं। अलर्टनेस के बिना आप किसी की बात नहीं सुन सकते। पोलाइटनेस, अगर कोई आपको कोई भी मैसेज दे रहा है, गुस्से में मैसेज दे रहा है या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज में मैसेज दे रहा है तो आप उसकी बात क्यों सुनेंगे? तो पोलाइटनेस होनी ज़रूरी है। सेंस ऑफ टाइम, यानी आपको एक टाइम से रिलेटेड जो बैरियर यहाँ पे, आपको उस मैसेज को सीरियस वे में लेना है, मजाक में लेना है, तो सेंस ऑफ टाइम, उस टाइम की कदर आपको करनी पड़ेगी। मीडियम, अभी मीडियम की बात करते हैं। अप्रोप्रिएटनेस यहाँ पे सबसे पहले आता है। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है किस तरह का मीडियम आप कम्युनिकेट करने के लिए आपने सेलेक्ट किया है, वो अप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए। अब आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपने क्या सोचा कि फ़ोन से बात करूं, यहाँ पे मैं आप मिल के बात करूं, तो आपको लगता है नहीं मुझे मिल के बात करना ज़्यादा सही रहेगा, तो अप्रोप्रिएटनेस आपने क्या सोचा कि मिल के बात करना, फ़ोन पे बात नहीं। वॉइस एंड टोन, बात करते टाइम आपको अपनी वॉइस को, टोन को किस तरह से हाई पिच पे रखना, लो पिच पे रखना है, लेकिन आपको अपने वॉइस और टोन को भी सुधार कर बात करनी पड़ेगी। गुड वॉकेबुलरी, आप जब बात करते हैं तो आपके जो शब्दावली है, आपकी वॉकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश है तो वॉकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। एज ए बिजनेस इंग्लिश में तो आपको ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए जो कि सुने भी ना हो ऑब्वियसली, लेकिन अगर सुने ना हो वर्ड्स तो कॉमन वर्ड्स का भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है मैसेज। तो जो भी मैसेज आप देते हैं वो क्लैरिटी उसके अंदर होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, यानी अधूरा मैसेज ना दें, और प्रिसाइस मैसेज होना चाहिए। यानी कैसे? कंप्लीट मैसेज भी हो, मैसेज पूरा भी हो और मैसेज छोटा भी हो। तो आपका जो भी मैसेज है वो प्रिसाइस भी हो और कंप्लीट भी हो, तो उसका ध्यान रखना है कि मैसेज कंप्लीट भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, ना ज़्यादा लंबा मैसेज होना चाहिए, और मैसेज जो आप कहना चाहते हो फुल्ली हो जाए। कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी, और जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, ऑथेंटिक, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रियल इन्फॉर्मेशन आप उसको दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी बात अगर एम्प्लॉयज़ तक पहुंचानी है तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि उनको सर्कुलर और नोटिस के ज़रिए उन तक बात पहुंचाया जाए। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी से रिलेटेड है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर्स एंड नोटिस। अब इस सर्कुलर और नोटिस क्या होता है? आपने 12th क्लास में सीखा इंग्लिश के अंदर नोटिस लिखना, राइट एंड नोटिस इन 50 वर्ड्स, कि आपको नोटिस लिखना है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, आपको स्टूडेंट्स को बच्चों को बताना, इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर एक पिकनिक पे जाने वाले हैं। तो एक नॉर्मल नोटिस हो गए जो स्कूल्स के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत सारे नोटिस जो होते हैं, मेन नोटिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं, जो नोटिस बोर्ड पे लगाए जाते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं कि ये नोटिस है, और उसके बारे में जिससे क्या होता है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हो गए वो सब उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। लेकिन सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर में बिल्कुल नोटिस ही होता है, जैसे नोटिस है उसी की तरह होता है, लेकिन सर्कुलर में कुछ रूल्स पास करने होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ पास करनी होती है, वो सर्कुलर के होते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? नोटिस जो होता है वो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है या कंपनी अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर सकती है, लेकिन सर्कुलर जो होता है वो बाय हैंड सर्कुलेट होता है एम्प्लॉयज़ तक, एम्प्लॉयज़ के हर कैबिन तक सर्कुलर बाय हैंड होता है, या फिर उनको पर्सनली मेल किया जाता है, ये सर्कुलर होता है। यानी इन दोनों में सिर्फ इतना ही माइनर डिफरेंस है। तो बोथ सर्कुलर्स एंड नोटिस आर इंटरनल, डाउनवर्ड एंड नॉन इंटरैक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस।
नॉन इंटरेक्टिव मीन्स आप पर्सनली 1-to-1 जाके उनको नहीं बोलते कि भाई ये बात है, ये मैसेज पढ़ लो। सर्कुलर में बाय हैंड तो हम देते हैं, लेकिन उसको ये वैसे सर्कुलर पकड़ा देते हैं कि सर्कुलर भाई तुम बाद में पढ़ लेना जैसे तुम्हारा होगा। तो नॉन इंटरेक्टिव है, इंटरेक्शन नहीं होती आपस में, बातचीत नहीं होती, तो इसलिए को नॉन इंटरेक्टिव बोलते हैं। और इंटरनल यानी आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, सिर्फ कंपनी के लिए, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कोई भी सर्कुलर नोटिस, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं कोई भी सर्कुलर नोटिस अपने बॉस को नहीं भेज सकता, बॉस सर्कुलर्स नोटिस जो है इनको रिलीज़ करते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट है, इनके फॉर्मेट को आप देख लीजिए, एग्जाम में अगर आता है तो इस फॉर्मेट के ज़रिए आप अपने खुद से आप इसको बना के लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है द लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर हेड होता है, लेटर हेड जिस पर उसकी कंपनी के GST नंबर होता है, उस कंपनी का नाम होता है, उसका कंपनी का लोगो होता है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो लेटर हेड में आप चाहो तो जैसे हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं वैसे आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं और साथ में सर्कुलर नंबर अगर है, सर्कुलर नंबर या नोटिस नंबर वो लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमारा आता है द लेबल वेदर इट इज़ सर्कुलर नोटिस, फिर आप उस पर लिखते हैं हेडलाइन कि सर्कुलर है या नोटिस है, हम क्या दे रहे हैं भैया आपको। उसके बाद द डेट, डेट का फॉर्मेट जो हमेशा आपको जो है इस तरीके से लिखना है, जैसे आज डेट है, आज 29 मई, तो आप लिखोगे 29 मई 2021, तो ये फॉर्मेट होगा आपका। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन है कोई भी लिख सकते हैं कि किस तरह का आपका जो नोटिस है सर्कुलर है वो उसका सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग प्रमोशन, रिगार्डिंग प्रमोशन, कि आप कुछ एम्प्लॉयज़ को या मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद टेक्स्ट ऑफ मैसेज, यानी जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड ऑल एम्प्लॉयज़ दैट वी आर गोइंग टू प्रमोट द एम्प्लॉयज़ हु आर हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन इन मोर देन 5 years। उसके बाद सेंडर एंड हर हिज डिटेल्स, तो सेंडर का नाम इधर आता है और उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती है कि सेंडर कौन है, हो सकता है वो मैनेजर हो सकता है सीधा बॉस जो आपका मेन CEO उसी के थ्रू CA नोटिस आया हुआ, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। तो ये है सर्कुलर नोटिस का फॉर्मेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको एग्ज़ाम में, पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो शॉर्ट नोट तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जिसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग और एक इंटरव्यू, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। इसको सिर्फ मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूँ क्या होता है। तो इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये तो यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया, यानी कम्युनिकेट करने का, डिजिटल मीडिया को यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब दो लोग आपस में ना हो, दूर हों, आपस में बातचीत ना कर पाएँ, तो वीडियो शेयरिंग, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जो बात चलती है। एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑफिस में एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें जूम मीटिंग के ज़रिए, जूम एक ऐप जिसके ज़रिए आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे डिजिटल मीडिया, स्काइप के ज़रिए आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इसमें आप मीटिंग कर सकते हैं बिज़नेस से रिलेटेड। और उसके बाद इंटरव्यू के बारे में तो सबको पता ही है, एक कॉमन वर्ड है जो इंटरव्यू यूज़ होता है। इंटरव्यू एक सिलेक्शन टूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को, नए एम्प्लॉयज़ को रखती है, उसको इंटरव्यू कहते हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर जो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है तो नंबर आपको मैं बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9899238433। मेरा नाम विशाल है और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नज़र आ जाएगा। तो ये था हमारे बिजनेस इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, टॉप 5 क्वेश्चंस, और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।